नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द विंग्स क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर। मैं डॉक्टर अशोक प्रजापत हाज़िर हूँ एक नए सब्जेक्ट के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। आज हम बात करेंगे वेटरनरी सर्जरी की। ये जो सब्जेक्ट है दोस्तों आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। ये मान के चलिए आपके एग्ज़ाम का 10% के आसपास का क्वेश्चन कवर करेगा ये सब्जेक्ट। तो 7-8 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट के एग्ज़ाम के 7-8 क्वेश्चन मान के चलिए इस सब्जेक्ट में से आने वाले हैं। आज जो हम सर्जरी के अंदर टॉपिक पढ़ने वाले दोस्तों इंट्रोडक्शन ऑफ सर्जरी एंड कॉमन टर्मिनोलॉजी जनरली यूज्ड इन सर्जरी। कौन-कौन सी टर्मिनोलॉजी जनरली सर्जरी में हम यूज़ करेंगे। तो पूरी सर्जरी के दौरान आपके ये टॉपिक जो आज का टॉपिक पढ़ेंगे इसमें जो टर्मिनोलॉजी हम पढ़ने वाले हैं पूरी सर्जरी के अंदर ये टर्म कहीं न कहीं बीच-बीच का आपके आती रहेगी। तो पूरी सर्जरी समझने के लिए और सर्जरी के जहाँ भी हम आगे पढ़ेंगे तो आज की जो टर्मिनोलॉजी की क्लास है इम्पोर्टेंट रोल रखेगी कहीं न कहीं। बीच-बीच में ये मैं बताता जाऊँगा कि यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए हैं या आगे आने की संभावना है और यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं। कोशिश करूँगा मैं डेफिनेशन को कंपैरेटिवली बताने की कोशिश करूँगा जी चीज़ें आपको ईज़िली अंडरस्टैंड होगी और डायग्रामेटिकली मैंने कोशिश की आपको इस चीज़ को कवर करने की तो चीज़ें जल्दी समझ में आएगी। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की क्लास टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू सर्जरी। तो देखते हैं सबसे पहले सर्जरी। तो सर्जरी की डेफिनेशन देखते हैं दोस्तों कि सर्जरी क्या है। सर्जरी it is an art and practice of treating injury, deformity and other disorder by manual operation और instrumental appliance। देखिए सर्जरी एक आर्ट है एंड प्रैक्टिस ऑफ ट्रीटिंग इंजरीज। देखो पहले देखा इन्होंने बताया सर्जरी एक आर्ट है। यहाँ पे जो अगर देखें सर्जरी की डेफिनेशन दोस्तों, सर्जरी इट इज एन आर्ट एंड प्रैक्टिस ऑफ ट्रीटिंग। देखो आर्ट तो है ही, ये कला है एंड प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस किसकी है, किस चीज की प्रैक्टिस है दोस्तों, यहाँ पे लिखा है ट्रीटिंग इंजरीज, इंजरी को ट्रीट करना एंड डिफॉर्मिटीज, जो इंजरी है जो घाव है घाव को ट्रीट करना, डिफॉर्मिटीज जो व्याधि है एनिमल के शरीर के अंदर जो व्याधि है या ह्यूमन शरीर में जो व्याधि है उनको ट्रीट करना एंड अदर डिसऑर्डर बाय द मैनुअल ऑपरेशन। अगर दूसरे डिसऑर्डर भी है या डिफॉर्मिटी है या इंजरी है उनको ट्रीट करना मैनुअल ऑपरेशन से, उनके साथ हम इंस्ट्रूमेंटल अप्लायंस यूज करके हम ये परफॉर्म करते हैं। तो ये एक सर्जरी है जिसकी एक आर्ट है और एक प्रैक्टिस है जिसके अंदर हम ट्रीट करते हैं इंजरी, डिफॉर्मिटी एंड डिसऑर्डर को। तो ये होगी दोस्तों सर्जरी की डेफिनेशन। अब हम बात करते हैं वेटनरी सर्जरी की बात करते हैं। वेटनरी सर्जरी को अगर हम समझें तो दिस द सर्जिकल ट्रीटमेंट ऑफ द डिजीज। देखो सर्जिकल ट्रीटमेंट ऑफ द डिजीज और इंजर्ड एनिमल। सर्जिकल ट्रीटमेंट करना किनका, जो डिजीज्ड एनिमल है, जो बीमार एनिमल है या इंजर्ड एनिमल है उनका सर्जिकल ट्रीटमेंट करना अगर वहां पे नीड है तो। ओरिजिनली और स्पेशली बात की एनिमल की बात की जाए तो फार्म एंड डोमेस्टिक एनिमल। यहाँ पे जो वेटनरी सर्जरी के अंदर अगर हम सर्जरी करेंगे तो बात करते हैं तो यहाँ पे फार्म और डोमेस्टिक एनिमल की बात करी जाती है वेटनरी सर्जरी के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया सर्जरी एंड वेटनरी सर्जरी। अब बात करते हैं दोस्तों अगली टर्मिनोलॉजी जो हमारी है एसेप्टिक सर्जरी, और इसके साथ में एंटीसेप्टिक सर्जरी भी मैं बताऊंगा। तो पहले आता है एसेप्टिक सर्जरी। इसको समझने की कोशिश करते हैं कि एसेप्टिक सर्जरी क्या है। द सर्जरी परफॉर्म्ड अंडर स्टेराइल कंडीशन। देखो यहाँ पे एक अच्छी लाइन लिखी है, द सर्जरी परफॉर्म्ड अंडर स्टेराइल कंडीशन। ये देखना स्टेराइल कंडीशन मतलब एक पूरा स्टेराइल एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है। मतलब आप ओटी के अंदर हो, ऑपरेशन थिएटर के अंदर अगर वहां पे सर्जरी की जाती है वहां पे पूरा एसेप्टिक एनवायरनमेंट होता है। मतलब वहां पे बैक्टीरियल और माइक्रोबियल जो कंटेमिनेशन के चांसेस है वहां पे बहुत कम रहते हैं। पूरा स्टेराइल है मतलब वहां पे कंटेमिनेशन के चांसेस नहीं के बराबर होते हैं। टू प्रिवेंट इंट्रोडक्शन ऑफ द इन्फेक्शियस माइक्रोब, जो इन्फेक्शियस माइक्रोब है उनको अटैक करने से रोकता है। कुल मिला के बात ये द सर्जरी परफॉर्म अंडर स्टेराइल कंडीशन मतलब ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट होता है जहां पर हम सर्जरी परफॉर्म करते हैं वहां पे एकदम स्टेराइल एनवायरनमेंट है ताकि इन्फेक्शियस जो माइक्रोब है वहां पे अटैक ना कर सके। इससे रिलेटेड एक अलग टर्मिनोलॉजी है एसेप्टिक सर्जरी। इसको समझने की कोशिश करेंगे। ये क्या कहती है दोस्तों, द सर्जरी दैट insist upon the systemic use of antiseptic। देखो द सर्जरी दैट इंसिस्ट अपॉन सिस्टमिक यूज ऑफ एंटीसेप्टिक मतलब यहाँ पे एंटीसेप्टिक ड्रग का, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन का यूज किया जाता है सर्जरी के टाइम पे। ये क्या कहता है, इन एसेप्टिक यूज ऑफ एसेप्टिक इन द परफॉर्मेंस ऑफ द ऑपरेशन ऑफ ड्रेसिंग ऑफ वुंड। अगर हमें कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो एंटीसेप्टिक का यूज करेंगे या ड्रेसिंग कर रहे हैं किसी वुंड की, किसी घाव की,
तब हम एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन यूज करेंगे, तब इस सर्जरी को कहते हैं एंटीसेप्टिक सर्जरी। सिंपल वे में अगर मैं बताऊं, हम सर्जरी परफॉर्म करते वक्त या वुंड की ड्रेसिंग करते वक्त अगर हम एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन यूज कर रहे हैं तो उसको कहते हैं एंटीसेप्टिक सर्जरी। यहाँ पे बैक्टीरियल के माइक्रोब के कंटेमिनेशन जो होने के चांसेस यहाँ पर भी कम हो जाते हैं। पर यहाँ पे दोनों अगर डेफिनेशन का कंपैरिजन किया जाएगा तो एसेप्टिक सर्जरी मस्ट बेटर देन एंटीसेप्टिक सर्जरी। क्यों? ये पूरा एक मान लीजिए पूरी ओटी है, ओटी के अंदर यहाँ पे एसेप्टिक सर्जरी हो रही है, यहाँ पे सर्जरी अगर हो रही है तो पूरा एसेप्टिक स्टेराइल एनवायरनमेंट है, पूरा एनवायरनमेंट ही स्टेराइल है। बट एसेप्टिक सर्जरी अगर हम कहीं पे कर रहे हैं, अगर हम फार्म कंडीशन पे या बाहर अगर कर रहे हैं वहां पे हो सकती है, पर जहाँ पे ऑपरेशन के हो रहा है वहां पे हम पूरा एसेप्टिक कंडीशन बना के रखेंगे। तो ये डिफरेंट है, पर यहाँ पे दिखाया गया है एसेप्टिक सर्जरी इज बेटर देन द एंटीसेप्टिक सर्जरी। एसेप्टिक सर्जरी बेटर है एंटीसेप्टिक कंपैरिजन में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अगर आए तो आपको ये बताना पड़ेगा एसेप्टिक सर्जरी इज बेटर देन एंटीसेप्टिक सर्जरी। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगली टर्मिनोलॉजी के ऊपर। तो अगला आता है हमारा इन्फ्लामेशन। देखो इन चीजों को हम डिटेल में भी देखेंगे वन बाय वन, क्योंकि आपके सिलेबस में इन्फ्लामेशन हो गया, दूसरी चीजें होगी। तो सबसे पहले देखते हैं इन्फ्लामेशन है क्या। ए रिएक्शन दैट प्रोड्यूस रेडनेस। देखो एक रिएक्शन है किसकी, बॉडी की, जिसके अंदर क्या होता है रेडनेस, वार्मथ यानी गर्म, स्वेलिंग एंड पेन एज ए रिजल्ट ऑफ द इन्फेक्शन और इंजरी। मतलब आपके बॉडी के अंदर ऐसे इस टाइप के कोई इन्फेक्शन हो गया या कोई इंजरी होगी, इंजरी की वजह से कुछ 4-5 साइन आता है। मतलब आपकी बॉडी के ऊपर या एनिमल की बॉडी के ऊपर कुछ अगर इन्फेक्शन हो गया है या कुछ इंजरी होगी, उसकी वजह से 4-5 लक्षण आते हैं। पहला लक्षण क्या है, रेडनेस लालपन। दूसरा वार्मथ, वार्मथ को क्या कहते हैं, गर्म होना। तीसरा होता है स्वेलिंग, सूज जाना। चौथा होता है पेन, मतलब वहां पे दर्द करता है। और इसके आगे एक और लक्षण आता है, उसको कहते हैं फंक्शनोलेसिया। ये 5 साइन आते हैं इन्फ्लामेशन में, ठीक है ना। पांचों साइन होते हैं, कहाँ पे आएगा, इंजरी और इन्फेक्शन के ऊपर। तो इस टाइप का आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, मतलब सूजन रहेगी और गर्म रहेगा और वहां पे लालपन भी दिखाई देगा, पेन भी होगा और वो ऑर्गन का फंक्शन भी खत्म हो जाएगा। इस चीज को हम और भी डिटेल देखेंगे जब हम इन्फ्लामेशन पढ़ेंगे। तो आपको केवल यहाँ पे डेफिनेशन देखनी है इन्फ्लामेशन की, जो मैंने अभी बताई है। अभी एक और डेफिनेशन देखते हैं दोस्तों, वो है वुंड। वुंड क्या है, घाव क्या है, वो हम समझेंगे। इसको हिंदी में कहते हैं घाव। घाव क्या होता है हम समझने की कोशिश करेंगे। ब्रेक इन कंटिन्यूटी ऑफ टिश्यू ऑफ एनी पार्ट ऑफ द बॉडी। मतलब किसी बॉडी पार्ट के अंदर उसके टिश्यू की, बॉडी पार्ट कोई सा भी हो सकता है बॉडी का, अगर उसके टिश्यू की ब्रेक हो जाए कंटिन्यूटी, मतलब जैसे नॉर्मल फिजियोलॉजी चल रही है, नॉर्मल बॉडी एनाटॉमी चल रही है, सब कुछ चल रहा है, अगर उसमें कहीं भी ब्रेक आ गया, कहीं भी मतलब नोच आ गई, उसकी कंटिन्यूटी डिस्टर्ब हो रही है, तो उसको कहेंगे वुंड। देखो इस टाइप से, मतलब यहाँ पे देखो सॉफ्ट टिश्यू का जनरली कहेंगे, यहाँ पे अगर कंटिन्यूटी ब्रेक हो जाती है, यहाँ पे देखो ये वुंड हो गया, यहाँ पे कंटिन्यूटी ब्रेक होगी, जो नॉर्मल कंटिन्यूटी चल रही थी, तो उसको कहेंगे वुंड। ये किसी बॉडी पार्ट पे हो सकता है जनरली। अगला आता है दोस्तों इसी के अंदर देखें आगे, अल्सर। अल्सर क्या है, अगर इसको समझने की कोशिश करें तो अल्सर क्या है, एन ओपन वुंड। अगर अब जो हमने वुंड की बात की वही चीज यहाँ पर है, ओपन वुंड है, शोइंग अप नो टेंडेंसी टू हील। मतलब एक ओपन वुंड है जो टेंडेंसी शो नहीं करता है हील होने की। जनरली जो वुंड होता है वो ड्रेसिंग से या जनरली खुद के बॉडी के रिएक्शन से हील होने की संभावना ज्यादा रहती है। अल्सर क्या करता है, लंबे टाइम तक टिकता है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा अल्सर, ये कोई टेंडेंसी शो नहीं करता कि हील होने की, तो इसको कहते हैं अल्सर। ठीक है, इस टाइप के रीजंस आपको देखने को मिले, और भी डिटेल में देखेंगे इनको आने वाले टॉपिक के अंदर, इसका डिटेल में देखेंगे अल्सर। अगला आता है दोस्तों अब्सेस। अब्सेस को समझेंगे तो ये क्या कह रहा है, एन एबनॉर्मल कैविटी इन द टिश्यू कंटेनिंग पस। एक ऐसी कैविटी बन जाती है दोस्तों इस टाइप की, ये आपको अगर डायग्राम में दिख रही होगी, ऐसी एक कैविटी बन जाती है एनिमल बॉडी पे, कहीं पे भी, पूरी बॉडी पे कहीं पे भी कैविटी बन जाती है टिश्यू, और कैविटी टिश्यू के अंदर बनती है और उसके अंदर होता है पस। देखो दोस्तों, यहाँ पे जो कैविटी बनती है उसके अगर अंदर पस होता है तो उसको कहेंगे एब्सेस। ठीक है ना, इस टाइप की यहाँ पे ग्रोथ दिखेगी हमें, और उसके अंदर यहाँ पे देखो पस कंटेनिंग होता है। इसको अगर हम चीरेंगे तो यहाँ पे पस निकलेगा, इसको अगर हम यहाँ पे इंसाइज करेंगे तो यहाँ पे पस निकलने की पूरी संभावना 100% अब्सेस है। तो द एबनॉर्मल कैविटी, मतलब ऐसी कैविटी जिसके अंदर पस भरा हो, उसको कहेंगे एब्सेस।
ठीक है दोस्तों, क्लियर है चीज। तो आगे बढ़ते हैं हम दोस्तों इसी चीज के साथ, शिस्ट। तो देखेंगे शिस्ट क्या है। अगर हम शिस्ट को एब्सेस से कंपैरिजन करें तो यहाँ पे देखिए क्या कहता है, तो अच्छे से समझ में आएगा। ए शेक और एनी क्लोज कैविटी, एब्सेस में भी ऐसी कैविटी बनी थी, यहाँ पर भी एक ऐसी कैविटी बन रही है। ए शेक और एनी क्लोज कैविटी कंटेनिंग लिक्विड और सेमी लिक्विड मटेरियल। देखिए दोस्तों, अगर हमने जब एब्सेस की बात की थी उसके अंदर ही ऐसी कैविटी देखने की मिली है, और हमें यहाँ पे सिस्ट में भी ऐसी एक लगभग कैविटी देखने को मिली। बट जो एब्सेस के केस के अंदर कैविटी के अंदर पस फिल था, और सिस्ट के अंदर यहाँ पे एक लिक्विड है और सेमी लिक्विड है, पर यहाँ पे पस नहीं है। तो ये बेसिक डिफरेंस हो गया एब्सेस और सिस्ट के अंदर। तो एग्जाम में अगर पूछा जाए तो सिस्ट और एब्सेस में अगर डिफरेंस की बात की होगी कहीं पे, तो आपको बताना पड़ेगा एब्सेस के अंदर पस होता है और सिस्ट की कैविटी के अंदर पस नहीं होता, लिक्विड होता है, वो सेमी लिक्विड भी कहा जा सकता है। अगला आता है दोस्तों, इसी से रिलेटेड एक और ग्रोथ होती है, उसको कहते हैं ट्यूमर। ट्यूमर को कैसे अलग करेंगे अगर सिस्ट और अगर एब्सेस की बात करें तो वो देखते हैं। मास ऑफ न्यू टिश्यू हैविंग नो फिजियोलॉजिकल यूज, ऐसा मास क्रिएट हो जाएगा जिसका कोई फिजियोलॉजिकल यूज नहीं है। मतलब ऐसा मास कैसा होगा, टिश्यू बढ़ेंगे, टिश्यू ग्रोथ होगी, यहाँ पे टिश्यू के नंबर ऑफ टिश्यू बढ़ते जाएंगे, न्यू टिश्यू यहाँ पे बनते जाएंगे, पर उसका कोई फिजियोलॉजिकल यूज नहीं है। अगर आपके बॉडी के अंदर जितने भी टिश्यू है उनका कोई ना कोई मोटो होगा, कोई ना कोई यूज होगा। पर जो ट्यूमर के अंदर जो टिश्यू क्रिएट होते हैं वो फिजियोलॉजिकली कोई यूज नहीं होता उनका। विच परसिस्ट ग्रो इंडिपेंडेंटली ऑफ इट्स सराउंडिंग स्ट्रक्चर, उसकी सराउंडिंग स्ट्रक्चर में यहाँ पे ग्रोथ होती जाती है और टिश्यू बढ़ते ही जाते हैं, तो इसको कहते हैं ट्यूमर। ये कंपेरेटिवली हार्ड होते हैं सिस्ट और उसके कंपैरिजन में एब्सेस के अंदर। जब हम पढ़ेंगे उनको डिटेल के अंदर तो मैं और भी ज्यादा आपको दिखाऊंगा कि डिफरेंस क्या है। मतलब इसके अंदर जनरली फ्लूइड नहीं होता है जैसा देखा जाए, ये हार्ड होता है थोड़ा स्ट्रक्चर, केवल टिश्यू का बना होता है। इसके अंदर सेमी लिक्विड होता है, लिक्विड होता है, और जब एब्सेस की बात करें तो उसके अंदर पस होती है उस कैविटी के अंदर। तो ये तीनों का बेसिक डिफरेंस हो गया। अब बात करते हैं दोस्तों, दो टर्म आएगी, एक नेक्रोसिस एक गैंग्रीन। तो पहले बात करते हैं हम नेक्रोसिस की। नेक्रोसिस क्या कह रहा है दोस्तों, नेक्रोसिस क्या है, लोकल डेथ ऑफ टिश्यू विद इन द लिविंग इंडिविजुअल। मतलब एक जिंदा इंडिविजुअल के अंदर, एक जिंदा इंसान और जिंदा एनिमल के अंदर एक लोकल डेथ हो जाती है टिश्यू की। मतलब एक लोकल पार्ट के अंदर, स्किन या किसी चीज के ऊपर, लोकल पार्ट मतलब एक जगह पर आपके स्किन या कोई दूसरा पार्ट, वहां पे टिश्यू डेथ हो जाती है, टिश्यू मर जाता है। देखो यहाँ पे आप एब्डोमेन रीजन देख सकते हैं, यहाँ पे एनिमल के ऊपर देखिए, यहाँ टिश्यू का डेथ हो चुकी है, यहाँ पे टिश्यू खत्म हो चुका है। लिविंग एनिमल, एनिमल अभी भी जी रहा है, पर जो टिश्यू है वो हम यहाँ पे मर चुका है। तो इस चीज को कहेंगे नेक्रोसिस। ठीक है। अब यहाँ से एक रिलेटेड टर्म और आती है, वो आती है गैंग्रीन। क्यों इसे रिलेटेड है मैं बताता हूँ आपको। अगर नेक्रोसिस और गैंग्रीन की बात करते हैं, जो नेक्रोसिस टिश्यू है, जो हमने कहा था लोकल डेथ ऑफ जो टिश्यू होती है उसको नेक्रोसिस कहता है। अब जो नेक्रोसिस टिश्यू है, द नेक्रोसिस टिश्यू विद प्यूट्रिफिकेशन बाय द सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया। मतलब आप समझे, जो हमारा नेक्रोटिक टिश्यू था उसका अगर ऊपर अगर सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया का अटैक हो गया, वहां पे सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया ग्रोथ होने लगी, उसकी वजह से यहाँ पे एक चीज देखने को मिलेगी, वो प्यूट्रिफिकेशन। उस टिश्यू का, जो नेक्रोसिक टिश्यू है उसका प्यूट्रिफिकेशन होना शुरू हो जाएगा, किसकी वजह से, सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया। सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया वहां पे ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी और प्यूट्रिफिकेशन होना शुरू हो जाएगा। तो हम कहेंगे अगर किसी चीज का गैंग्रीन होता है तो वो किसका होता है, नेक्रो टिश्यू का। तो पहले नेक्रोसिस होगा, नेक्रोसिस के बाद दोस्तों गैंग्रीन देखने को मिलेगा। तो ऐसी कंडीशन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी गैंग्रीन में। ठीक है, तो ये हो गया नेक्रोसिस और गैंग्रीन में डिफरेंस। अगली डेफिनेशन और अगली टर्मिनोलॉजी की बात करें तो हमारा आता है फ्रैक्चर। फ्रैक्चर, हमने वुंड की बात की थी। देखो दो टाइप के टिश्यू होते हैं, वो यहाँ पे देखें, दो टाइप के टिश्यू होते हैं। एक होता है सॉफ्ट टिश्यू दोस्तों, एक होता है हार्ड टिश्यू जिसकी बात करें। दो टाइप के टिश्यू को अगर हम डिवाइड करें तो सॉफ्ट टिश्यू के अंदर आता है जैसे स्किन, अपनी स्किन आती है, ठीक है, और एपिथेलियम जिसको हम कहते हैं, स्किन या एपिथेलियम। ठीक है, और हार्ड टिश्यू की जब बात करते हैं इसके अंदर आती है बोन। क्या दोस्तों, बोन। तो यहाँ पे फ्रैक्चर की बात आती है तो देखो, तो क्या कहता है, ब्रेक इन द कंटिन्यूटी ऑफ द बोन। जो हार्ड टिश्यू है उसकी कंटिन्यूटी अगर ब्रेक होती है उसको कहते हैं फ्रैक्चर। हार्ड टिश्यू कौन सा, यहाँ पे बोन, उसकी कंटिन्यूटी के अंदर कोई ब्रेक होता है तो उसको कहते हैं फ्रैक्चर। हमने यही बात की थी सॉफ्ट टिश्यू की। सॉफ्ट टिश्यू कौन था हमारा, स्किन या एपिथेलियम।
अगर उसकी कंटिन्यूटी के अंदर कोई ब्रेक आता तो उसको कहते हैं, हमने क्या टर्म दी थी, वुंड, घाव, वुंड हो जाता है। तो अगर किसी भी सॉफ्ट टिश्यू की कंटिन्यूटी ब्रेक होती है तो उसको कहते हैं वुंड। अगर हार्ड टिश्यू जो बोन है, अगर उसकी कंटिन्यूटी अगर ब्रेक होती है उसको कहते हैं फ्रैक्चर। देखो इस डायग्राम के अंदर आपको यहाँ पे दिखेगा फ्रैक्चर। ये देखिए, ये लंबी बोन थी यहाँ पे, तो यहाँ पे बोन टूट चुकी है, यहाँ दोनों बोन अलग हो चुकी है और यहाँ तक जाती है, ठीक है, यहाँ से अलग हो गई, ये फीमर बोन है, यहाँ से टूटी है, और बाद में हमने इसको कंबाइन करके यहाँ पे पिनिंग करके हमने बोन को जोड़ दिया है, जैसा आगे डायग्राम में बताया, वो अलग चीज है। पर यहाँ पे अगर बोन टूटती है उसको फ्रैक्चर कहते हैं। अब आता है डिसलोकेशन। फ्रैक्चर को हम और भी देखेंगे, फ्रैक्चर के कई टाइप है, कंप्लीट फ्रैक्चर, इनकम्प्लीट फ्रैक्चर, जो भी हम चीजें हैं, हेयरलाइन फ्रैक्चर जो भी हम कहते हैं, आगे हम इनको बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगला आता है डिसलोकेशन। डिसलोकेशन क्या समझेंगे, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बोन फ्रॉम द नॉर्मल पोजिशन या रिलेशन टू द जॉइंट। अगर किसी जॉइंट के ऊपर बोन लगी हुई है, अगर जैसे इसके पुला या अगर हुमरस की बात करें या हमारे रेडी इसकी फीमर की बात करें, देखो यहाँ पे अगर डायग्राम से दिखाएं, ये हमारा फीमर है, फीमर यहाँ पे अपनी यहाँ पे बोन यहाँ पे जंक्शन बना रही है इसके साथ, इस बोन के साथ, पेल्विक बोन के साथ यहाँ पर फीमर का जंक्शन बन रहा है। इस यहाँ पे अगर जो नॉर्मल इस पोजीशन पर अगर फीमर लगी है, जैसे यहाँ पे लगी है, यहाँ से ये डिसलोकेट होकर थोड़ी ऊपर चली गई है, मतलब अपनी नॉर्मल पोजीशन से हट जाना किसी बोन का, उसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। इस डिस्प्लेसमेंट को नाम दे दिया है सर्जिकली डिसलोकेशन, ठीक है ना। ये एनाटॉमिकली इसको डिस्टर्बेंस कहते हैं, इसके अंदर डिसलोकेशन हो जाता है, बोन अपनी जगह से हट जाती है, तो इसको कहते हैं डिसलोकेशन। पर फ्रैक्चर के केस में क्या था, बोन अपनी जगह है पर बोन की कंटिन्यूटी ब्रेक हो जाती है, बोन टूट जाती है। डिसलोकेशन में जनरली बोन टूटती नहीं है, देखा जाए। अगला आता है हेमेटोमा। कुछ डेफिनेशन यहाँ पे अगली आती है हेमेटोमा। हेमेटोमा क्या आता है दोस्तों, सबक्यूटेनियस एक्यूमुलेशन ऑफ द ब्लड। देखो एक हमारी जो लेयर होती है एपिथेलियम, एपिथेलियम लेयर जो होती है, जो स्किन लेयर होती है, और अंदर हमारे जो मसल है, इनके बीच में जो कैविटी है, यहाँ पे अगर यहाँ पे ब्लड का एक्यूमुलेशन हो जाता है तो उसको कहते हैं सबक्यूटेनियस एक्यूमुलेशन। जब सबक्यूटेनियस एक्यूमुलेशन ब्लड का हो जाता है तो उसको कहते हैं हेमेटोमा। हेम का मतलब समझ रहे हैं दोस्तों, ब्लड। तो अगर सबक्यूटेनियस यहाँ पे ब्लड का एक्यूमुलेशन हो जाता है तो उसको कहते हैं हेमेटोमा, ठीक है। ये ईयर हेमेटोमा है, जनरली सबसे ज्यादा केस देखा जाता है हमारे डॉग के अंदर। डॉग के अंदर ये हेमेटोमा एक नॉर्मल चीज है, बहुत ज्यादा केसेस डॉग के अंदर हेमेटोमा का देखा जाता है, जहाँ पे सबक्यूटेनियसली स्किन के नीचे वहां पे ब्लड का एक्यूमुलेशन हो जाता है, चोट की वजह से, किसी एक्सीडेंट की वजह से जनरली ये चीजें देखी जाती है। इसको भी हम डिटेल में देखेंगे आगे। यहाँ से एक एक चीज और आती है इससे रिलेटेड, ये हेमरेज। हेमरेज क्या आता है, यहाँ पे देखो हेमरेज, यहाँ पे भी ब्लड का, हेमो मतलब ब्लड, हेम का मतलब हर जगह दोस्तों ब्लड होगा, हेम का मतलब ब्लड है। तो अब देखो हेमरेज में क्या आता है, लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द वेस्कुलर सिस्टम। वेस्कुलर सिस्टम क्या दोस्तों, आपने देखा होगा, वेस्कुलर सिस्टम जहाँ ब्लड सर्कुलेशन होता है, जनरली दो चीजों से मेजर बना होता है, आर्टरी और वेन। इसके अंदर और भी चीजें खूब आती है, अगर देखा जाए दो सिस्टम का मेन पार्ट है, अगर ब्लड को कैरी करने वाले जो चीजें हैं, तो एक होती है आर्टरी और होती है वेन। अगर इस सिस्टम के अंदर, वेन के अंदर और आर्टरी में से अगर ब्लड एस्केप होता है, मतलब इससे ब्लड बाहर निकल जाता है, आर्टरी और वेन से अगर ब्लड बाहर निकल जाता है, तो स्किन के ऊपर ऐसा दिखता है। जनरली स्किन के ऊपर देखें तो ऐसा लगेगा, और ऑर्गन अगर इंटरनल ब्लीडिंग हुई है हेमरेज, तो भी ऐसा ऑर्गन के ऊपर भी देखने को मिलेगा, अंदर भी ऐसा देखने को मिलेगा, बाहर भी देखने को मिलेगा। मतलब अगर ब्लडिंग होती है वेन और वेस्कुलर सिस्टम से अगर ब्लड बाहर निकलता है तो ऐसे हेमरेज देखने को मिलेगा। हेमरेज के भी अलग अलग टाइप है, पेट्रिशियल हेमरेज और काफी टाइप के और है, मैं आपको डिस्कस करूंगा आगे जैसे जैसे हम और भी डिटेल पढ़ेंगे। आज तो हम केवल डेफिनेशन पढ़ रहे हैं। उम्मीद दोस्तों आपको ये चीजें समझ आ रही है जब मैं डायग्रामेटिकली बता रहा हूँ। अगली हमारी चीज आती है बर्न। बर्न का मतलब समझ में आ रहा है, जलना। जलेंगे किससे, आग से। आग से कैसे जलेंगे बताते दोस्तों, इंजरी कॉज बाय द ड्राई हीट। ड्राई हीट मतलब समझ रहे हैं, आग जो फ्लेम होती है, जो आग की लपटें होती है, आग की लपटों के अंदर अगर एनिमल जल जाता है, जिसको ड्राई हीट कहते हैं या सॉलिड हीट कहते हैं, या इलेक्ट्रिक करंट, मतलब अगर किसी इलेक्ट्रिक शॉक लगता है, करंट लगता है, उसकी वजह से अगर कोई जलता है तो कहते हैं बर्न, ठीक है ना। इसके रिलेटेड एक चीज और आती है दोस्तों, उसको कहते हैं स्काल्ड। स्काल्ड में थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस है, अगर हम समझने की कोशिश करेंगे, यहाँ पर भी एनिमल जलता है, अगर टिश्यू जलता है, अगर बात करें ब्रॉड ब्रॉड रूप में, तो स्काल्ड में क्या होता है,
इंजरी कॉज बाय द मोइस्ट हीट समझ रहे हो, स्टीम मतलब भाप से, हॉट लिक्विड से पानी से, या कोई भी ऑयल से या घी से अगर अगर कोई एनिमल जलता है, बॉडी जलती है, बॉडी पार्ट जलता है, तो उसको कहते हैं स्काल्ड, उस टिश्यू को स्काल्ड। देखो ये अगर देखें हमें डॉग, ये हो सकता है यहाँ पे गर्म वाटर की वजह से इसकी ये कंडीशन हो, ये स्काल्डिंग कंडीशन है, ठीक है। और ये बर्न होती है ड्राई हीट की वजह से, यहाँ पे ये एनिमल जलते हुए आपको दिख रहे होंगे। तो ये हो गया बर्न और स्काल्ड में बेसिक डिफरेंस। यहाँ पे एक चीज और आती है दोस्तों, फ्रोस्ट बाइट। फ्रोस्ट बाइट ये कंडीशन यहाँ पे गलत चीज लिखी, यहाँ फिस्टुला नहीं फ्रोस्ट बाइट आएगा। ये फ्रोस्ट बाइट ये यहाँ पे फ्रोस्ट बाइट आएगा दोस्तों। ये जो फ्रोस्ट बाइट कंडीशन आई है, फ्रोस्ट बाइट कंडीशन ये किसकी वजह से आई आप देखिए, इंजुरी कॉज बाय द एक्सेसिव कोल्ड, मतलब ज्यादा कोल्ड की वजह से। अगर आपने देखा हो सर्दियों में आपकी उंगलियां एक्सट्रीमिटीज पूरी ठर जाती है, पूरी कान या पैरों की उंगलियां एकदम। मैं वुमन का डायग्राम इसलिए लिया कि आपको आसानी से ये चीज दिख सके। एनिमल में जनरली हेयर्स होते हैं, तो ये फ्रोस्ट बाइट कंडीशन इतनी आसानी से क्लियरली दिखती नहीं है, तो मैंने वुमन की उंगलियां लेके आपको बताया है, कोशिश करिए। इंजरी कॉज बाय द एक्सेसिव, ज्यादा ठंड की वजह से, ज्यादा कोल्ड की वजह से, अगर आप ठंडे पानी के अंदर ज्यादा पैर रखते हैं या बर्फ के अंदर पैर रखते हैं, इस टाइप के हो जाते हैं। तो ये कंडीशन जो होती है दोस्तों, ये फ्रोस्ट बाइट कंडीशन है, यहाँ पे फ्रोस्ट बाइट है, ठीक है। अगले आती है दोस्तों टर्म फिस्टुला। और फिस्टुला, यहाँ पे एक फिस्टुला से रिलेटेड एक और चीज है दोस्तों, वो है साइनस। वो हम इसको कंपेरेटिवली समझने की कोशिश करेंगे तो इजीली समझ में आएगा फिस्टुला और साइनस है क्या। एबनॉर्मल ओपनिंग और पासेज बिटवीन टू बॉडी कैविटी, मतलब दो बॉडी कैविटी के बीच में अगर अगर कोई चीज आ जा, अगर कोई ओपनिंग बन जाती है, उसको कहेंगे ये फिस्टुला। जैसे देखिए यहाँ इस डायग्राम में दिखाया गया, यहाँ से देखो इस जो ये हमारा यहाँ पे देखिए, ये जो रेक्टल इलाका है, रेक्टम वाला पार्ट है, और ये हमारे ये ब्लेडर वाला पार्ट है। अगर इसमें देखें तो यहाँ से ओपनिंग, इस ओपनिंग तक इसको मिल जाती है, इस होलो ऑर्गन से इस होलो ऑर्गन तक पूरा एक ट्रैक्ट बन जाता है। जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक एक होलो ऑर्गन बन जाता है, पूरा होलो ट्रैक्ट बन जाता है, तो इसको कहते हैं फिस्टुला, ठीक है ना। एक एबनॉर्मल ओपनिंग पासेज बिटवीन टू कैविटी, मतलब एक कैविटी यहाँ ऊपर चल रही है, एक कैविटी नीचे चल रही है, अगर इनके बीच में यहाँ पे पूरा पासेज हो जाता है, यहाँ से चीज यहाँ आ सकती है, यहाँ से चीज यहाँ जा सकती है, मतलब दोनों के बीच में पूरा पासेज ट्रैक्ट बन जाता है, इसको कहते हैं फिस्टुला। बट साइनस के अंदर एक चीज डिफरेंस है, ए ब्लाइंड प्यूरुलेंट ट्रैक्ट है, शोइंग नो टेंडेंसी टू हील। ब्लाइंड प्यूरुलेंट ट्रैक्ट मतलब समझे कि अगर एक ही ऑर्गन से, मतलब एक ही पार्ट से अगर बाहर जाता है, बाहर की साइड ओपन होता है, मगर आर पार नहीं होता। देखो यहाँ से इस साइड तक नहीं जा रहा, ये ब्लाइंड है, मतलब दोनों साइड ओपन नहीं है। यहाँ से इस साइड से, इस ऑर्गन से इस साइड से लेके इस साइड तक ओपन नहीं है, ओपनिंग एक साइड में ही होगी। ये ब्लाइंड प्यूरुलेंट मतलब, ब्लाइंड मतलब एक साइड ही ओपन होगी, प्यूरुलेंट मतलब पस कंटेनिंग, पस अगर पस कंटेनिंग एक ब्लाइंड ट्रैक्ट है, उसको कहते हैं साइनस। इन दोनों को मैं और भी कंपैरेटिवली आपको आगे की क्लास में बताऊंगा, इनको और भी अच्छे डायग्राम से साथ इन चीजों को मैं और भी क्लियर करूंगा। ये समझ लिए साइनस में एक ओपनिंग होती है और फिस्टुला के अंदर दो ओपनिंग हो जाती है, इतना समझिए। और साइनस के अंदर जनरली जो प्यूरुलेंट कैविटी होती है। अब दो चीजें आती है दोस्तों, इंटरसेप्शन, और एक दो चीज और आती है मैं और बताऊंगा। इंटरसेप्शन को अच्छे से समझेंगे, डेफिनेशन इंटरसेप्शन क्या है। इन्वेजिनेशन ऑफ ए पार्ट ऑफ ए इंटेस्टाइन इनटू द एडजेसेंट पोर्शन, मतलब इंटेस्टाइन का एक पार्ट अपने ही इंटेस्टाइन के दूसरे पार्ट के अंदर घुस जाता है, तो उसको कहते हैं इंटरसेप्शन। इस डायग्राम से हम समझने की कोशिश करेंगे। जैसे ये हमारी इंटेस्टाइन है, ये जनरली ऐसी इंटेस्टाइन थी। क्या होता है कि ये जो इंटेस्टाइन का पार्ट है, उसी इंटेस्टाइन के पार्ट के अंदर घुस जाता है। देखो ये वाला पार्ट यहाँ अंदर घुस गया है, ऐसे ऐसे होके वो ऐसे हो गया है, ठीक है। ये देखिए ये इंटेस्टाइन थी, ऐसे हो गया है। अगर इसको हम खींचेंगे और सीधा करेंगे तो इस टाइप का पार्ट बन जाएगा, एकदम सीधी ऐसे ट्रैक्ट बन जाएगा। मतलब अगर ये ऐसे घूम के अपने अंदर आके ऐसे ट्रैक्ट बना लेता है, ये ऐसे देखो, तो इसको कहते हैं इंटरसेप्शन। यहाँ पे ये जो काम हुआ इंटरसेप्शन, मतलब अपनी ही पार्ट के अंदर दूसरा पार्ट घुस जाता है, तो उसको कहते हैं इंटरसेप्शन। देखो इन्वेजिनेशन ए पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन इनटू द एडजेसेंट पोर्शन, दूसरे पोर्शन के अंदर घुस जाता है, तो इंटरसेप्शन कहते हैं, ठीक है। इसको और भी समझेंगे हम डिटेल में आगे की क्लासेस में। अब आता है इसके ही रिलेटेड एक चीज आती है हर्निया। हर्निया और इंटरसेप्शन दोनों अलग अलग चीजें, देखो समझेंगे। यहाँ पे इंटेस्टाइन का ही होता है जनरली, देखे
प्रोट्रूजन ऑफ एन ऑर्गन ऑफ टिश्यू थ्रू एक्सीडेंटल और नेचुरल ओपनिंग। हर्निया कई जगह से होता है, जनरल इंटेस्टाइन का ज्यादा देखने को मिलता है, और भी हर्नियाज होते हैं। प्रोट्रूजन ऑफ एन ऑर्गन और टिश्यू, मतलब एक ऑर्गन और टिश्यू का प्रोट्रूजन हो जाता है। क्यों? अगर उसकी कैविटी, जैसे एब्डोमेन कैविटी थी, यहाँ पे पूरी कैविटी थी, उसके अंदर इंटेस्टाइन भरी हुई थी सारी। कैविटी किसी एक्सीडेंटल, किसी चोट की वजह से, किसी ट्रॉमा की वजह से फट जाती है, तो सारा जो इंटेस्टाइनल कंटेंट है बाहर निकल जाता है, और यहाँ पे स्किन के अंदर यहाँ पे सारा इंटेस्टाइन कंटेंट यहाँ पे भरा हुआ है, सारी कैविटी के बाहर निकल गया है। ऐसा एनिमल आपने गांव में कहीं ना कहीं एक आधा बार देखा ही होगा, जरूर ऐसा देखने को मिलता है किसी किसी गांव में कभी ना कभी, या किसी घर में आपने केस देखा होगा, अगर आपने फील्ड में देखा होगा। तो मतलब यहाँ पे एब्डोमेन कैविटी फटने की वजह से इंटेस्टाइन बाहर स्किन के अंदर आ जाती है, तो इसमें ये एब्डोमिनल हर्निया का केस है। कौन सा? एब्डोमिनल हर्निया। हर्निया के बहुत से टाइप है, अलग अलग जगह अलग अलग टाइप के हर्निया होते हैं। यहाँ पे इंटेस्टाइन का हुआ, बाकी जगह और भी टाइप के इंटेस्टाइन हर्निया हुए, हम इनको और भी डिटेल में पढ़ेंगे आगे की क्लासेस में। अगला इससे ही रिलेटेड एक टर्म आता है वोल्वुलस। वोल्वुलस क्या है? टोर्सन। टोर्सन आपने नाम सुना है, टोर्सन मतलब घुमाव। वोल्वुलस यानी घुमाव, वोल्वुलस मतलब इंटेस्टाइन का घुमाव। कैसे होता है? ट्विस्टिंग ऑफ लूप ऑफ इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन के एक लूप का ट्विस्ट होना। ट्विस्ट मतलब घूमना। इट्स लॉन्ग एक्सिस, उसकी लॉन्ग एक्सिस पे, तो उसको कहते हैं वोल्वुलस। अगर इंटेस्टाइन देखा जाए तो जनरली इस टाइप की होगी, ठीक है, इस टाइप की ये इंटेस्टाइन थी, बट इंटेस्टाइन आपस के अंदर ऐसे मुड़ चुकी है। देखो ये इंटेस्टाइन आपस में ऐसी गांठ बना चुकी है। आपने देखा होगा एक रस्सी होती है, रस्सी को जनरली अगर हम मतलब इसको मोड़े, तो अगर ऐसे करें तो वो नीचे वाला पोर्शन आपस में गांठ लगा लेता है, मुड़ जाता है, तो उसको कहते हैं वोल्वुलस। अगर इंटेस्टाइन में ये काम हो तो वोल्वुलस है। जनरली ऐसे ट्रैक्ट होता है तो यहाँ से फूड पास होकर आगे चला जाता है, बट इन केस में यहाँ पे गांठ लग जाती है, तो यहाँ पे आगे पासेज होने की, फूड मटेरियल पासेज होने की संभावना कम हो जाती है। तो इसको भी हम टोर्सन को, जो इंटेस्टाइन टोर्सन है, इसको जिसको वोल्वुलस कहते हैं, उसको और भी डिटेल में देखेंगे आगे की क्लास में, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। तो हर्निया, इंटरसेप्शन और वोल्वुलस, ये तीनों अलग अलग चीजें हैं दोस्तों। देखो यहाँ पे मैं इन चीजों को और भी क्लियर करके जाऊं, यहाँ पे जो एब्डोमिनल कैविटी यहाँ पे बन रही थी, यहाँ से देखिए इंटेस्टाइन बाहर निकल जाती है, ये बाहर स्किन है, ठीक है, तो स्किन के ऊपर यहाँ पे सारे कंटेंट यहाँ पे आगे चला जाता है, अपनी कैविटी से बाहर निकल जाता, तो ये हर्निएशन हो गया इंटेस्टाइन की बात करें तो। इंटरसेप्शन देखो इस टाइप से हो जाता है, एक इंटेस्टाइन का पार्ट उसी पार्ट के अंदर यहाँ पे धस जाता है, तो ये होता है इंटरसेप्शन, टेलीस्कोपिंग ऑफ एन ऑर्गन टू अनदर, सेम ऑर्गन के दूसरे पार्ट के अंदर। वल्वुलेशन के अंदर यहाँ पे देखो इंटेस्टाइन की मोड़ आ जाता है, मरोड़े आ जाती है, ठीक है। एडेजन के अंदर इंटेस्टाइन चिपक जाती है एक इंटेस्टाइन से दूसरे इंटेस्टाइन के पार्ट को, एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन के पार्ट को, तो इसको कहते हैं एडेजन। तो ये कुछ डिफरेंस करने के लिए मैंने ये चीजें आपको बताई, हर्निया अलग है, इंटरसेप्शन अलग है, और वल्वुलस अलग है। अगली चीज आती है दोस्तों पैरालिसिस। पैरालिसिस आपने देखा होगा, सुना होगा, अब आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। लॉस ऑफ फंक्शन ऑफ द मसल। जनरली जो पैरालिसिस होता है वो मसल्स का होता है। पैरालिसिस मतलब काम करना बंद कर देता है, क्या? मसल। अगर आपके बॉडी के कोई भी पार्ट अगर काम करना बंद कर सकता है तो उसका कारण पैरालिसिस हो सकता है, ठीक है ना। अगर मसल्स का अगर कोई फंक्शन काम करना बंद हो जाता है तो वो पैरालिसिस है। अगला आता है पारेसिस। पैरालिसिस की रिलेटेड टर्म है पारेसिस। देखो इसमें क्या कहता है, ए पार्शियल लॉस ऑफ द फंक्शन ऑफ द मसल। अगर 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 आप एनिमल की, आप कोई ह्यूमन की अगर कोई मसल्स काम करना बंद कर दे और पैरालिसिस हो जाए, अगर वो पार्शियली होता है, पार्शियली काम करना बंद करती है फंक्शन, तो उसको कहते हैं पारेसिस। मतलब परमानेंट अगर आपके मसल का काम बंद होना बंद नहीं हुआ तो उसको पारेसिस कहेगा। ये लॉस ऑफ फंक्शन, यहाँ पे टोटली फंक्शन लॉस हो जाता है पैरालिसिस के अंदर। तो पारेसिस और पैरालिसिस में बेसिक डिफरेंस ये है, पार्शियली और लॉस ऑफ फंक्शन, पूरा फंक्शन लॉस नहीं होता पैरालिसिस में। अब आता है दोस्तों हेमीप्लेजिया। हेमी का मतलब यहाँ पे आधा है, मान सकते हैं, ठीक है। हेमीप्लेजिया मतलब ए कंडीशन विच वन साइड ऑफ द बॉडी इज पैरालाइज्ड। मतलब अगर आपकी ये पूरी बॉडी है, अगर एनिमल की बॉडी है तो आधी बॉडी, मतलब ये पोर्शन अगर पैरालिसिस हुआ तो इसको कहेंगे हेमीप्लेजिया। मतलब एक साइड का पोर्शन अगर आपका, अगर एनिमल का पैरालाइज्ड है, उसको कहेगा, आपका मतलब दोस्तों ह्यूमन की बात कर रहा हूँ, किसी पर्सनल मत लेना। अगर किसी एनिमल का अगर आधा पोर्शन पैरालाइज्ड है उसको कहेंगे हेमीप्लेजिया, ठीक है ना। अगला आता है दोस्तों इसके अंदर पैराप्लेजिया।
पैराप्लेजिया मतलब अगर हाइंड क्वार्टर, अगर ये एनिमल है इसका हाइंड क्वार्टर ये पीछे वाला पार्ट है, अगर हाइंड क्वार्टर जैसे ये हाइंड क्वार्टर का अगर पैरालिसिस हो रहा है तो उसको कहेंगे हम पैराप्लेजिया, ठीक है। हाइंड क्वार्टर के पैरालिसिस को हम जनरली पैराप्लेजिया कहते हैं। ये फोर क्वार्टर है, ठीक है। हाइंड क्वार्टर के पैरालिसिस को कहते हैं पैराप्लेजिया। ये क्वेश्चन आ सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, व्हाट इज द पैराप्लेजिया, तो मतलब पैरालिसिस ऑफ द हाइंड लेग। पैरालिसिस मतलब पार्शियल लॉस ऑफ फंक्शन ऑफ मसल, ठीक है। अगली टर्म आती है दोस्तों एनेस्थेसिया। एनेस्थेसिया क्या है समझने की एक कोशिश करेंगे। ए टर्म यूज्ड फॉर द इंडिकेट प्रोडक्शन ऑफ इंसेंसिटिविटी। अगर बॉडी के अंदर, ऑर्गन के अंदर, किसी पार्ट के अंदर, पूरी बॉडी के अंदर अगर इनसेंसिटिविटी लानी है। इनसेंसिटिविटी मतलब अगर आपके कोई चिमटी काटे, अगर आपके कहीं चोट लगे तो आपको सेंसेशन फील होता है, पेन फील होता है, उसकी वजह से हमें पता चल रहा है कि हमारे बॉडी में सेंसेशन है। अगर हम ऐसी कोई ड्रग दे जिससे वो सेंसिटिविटी कम हो तो उसको कहते हैं एनेस्थेसिक ड्रग या एनेस्थेसिया, जिस प्रोसीजर को हम कहते हैं जिसके अंदर हम इनसेंसिटिविटी करते हैं बॉडी के ऑर्गन को या पार्ट को, ठीक है। तो ये एनेस्थेसिया। यहाँ पे एक टर्म आती है जनरल एनेस्थेसिया। जनरल एनेस्थेसिया क्या कहता है, ड्रग इंड्यूस रिवर्सिबल लॉस ऑफ सेंसरी एंड मोटर फंक्शन। यहाँ पे सीएनएस जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसके दो पार्ट है। उसके अगर सिस्टम में देखें तो सेंसरी और मोटर नर्व, दो टाइप की नर्व आती है इसके अंदर, एक आती है सेंसरी, एक मोटर नर्व। उसका रिवर्सिबल लॉस, रिवर्सिबल लॉस मतलब समझो दोस्तों, एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर लॉस होता है, वापस वो उत्तेजित होना शुरू हो जाती है। अगर एक टाइम के अंदर अगर हम किसी चीज को रोकते हैं और वापस वो वापस काम करना शुरू कर दे तो उसको कहते हैं रिवर्सिबल। तो रिवर्सिबल लॉस होता है किस चीज का, सेंसरी और मोटार के फंक्शन को। जो नर्व है सेंसरी और मोटार, उनके फंक्शन का एक रिवर्सिबल लॉस हो जाता है एक लिमिटेड टाइम के लिए। उसके वजह से क्या होता है, अनकॉन्शियसनेस, मतलब यहाँ पे एनिमल को कॉन्शियसनेस नहीं होता है। वो कहते हैं कि एक चैतन्य अवस्था में नहीं रहता, चैतन्य अवस्था में नहीं रहता, उसको कहते हैं अनकॉन्शियसनेस। किसकी वजह से, सेंसरी और मोटर नर्व जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है उनके फंक्शन का रिवर्सिबल लॉस हो जाता है, उसकी वजह से यहाँ पे देखने को मिलता है। अगर पूरी बॉडी के अंदर एनेस्थेसिया किया जाए तो उसको कहते हैं जनरल एनेस्थेसिया। इसके अंदर पूरी बॉडी को हम अनकॉन्शियस कर देते हैं, पूरा सीएनएस को डिप्रेस कर देते हैं, मतलब सीएनएस को हम रोक देते हैं। अगला आता है दोस्तों लोकल एनेस्थेसिया। लोकल का मतलब यह समझे एक पर्टिकुलर एरिया पर, जनरल मतलब पूरी बॉडी पे। अगर एनिमल इतना बड़ा है हमारे पास, अगर ये फोर लिम्ब है और ये हाइंड लिम्ब है एग्जांपल के लिए, और ये हमारा हेड है, अगर हमें पूरी बॉडी को, अगर इतनी पूरी बॉडी को अगर बेहोश करना, अनकॉन्शियस करना, तो उसको कहेंगे जनरल एनेस्थेसिया। अगर हमें केवल हाइंड लिम्ब के पार्ट को या पूरे हाइंड हाइंड पोर्शन को, यहाँ पूरे पीछे वाले पोर्शन को करेंगे, यहाँ पे अगर हम देते हैं एनेस्थेसिया, यहाँ पे बताऊंगा मैं। तो यहाँ पे क्या होता है, अगर इस पोर्शन को करते हैं उसको कहेंगे लोकल एनेस्थेसिया, अगर पूरी बॉडी को करते हैं तो उसको कहेंगे जनरल एनेस्थेसिया, ठीक है। अगला आता है शेडेशन। इसी टर्म से रिलेटेड है शेडेशन। अगर कोई एनिमल फ्यूरियस ज्यादा है, बहुत तेज है, बहुत मतलब बदमाश एनिमल है जो बहुत फ्यूरियस है, उसको काम करना, शांत करना हो, या किसी को ड्रग देनी हो, किसी कंडीशन की वजह से अगर हम काम करें, क्या करते हैं इसमें एनिमल को काम करते, देखो ए डिग्री ऑफ सीएनएस डिप्रेशन, मतलब टोटली सीएनएस का डिप्रेशन नहीं करते, एक डिग्री थोड़ा सा सीएनएस का डिप्रेशन करते हैं, थोड़ा सा एनिमल को शांत करते हैं। विच पेशेंट अवोक, मतलब एनिमल जाग रहा है, मतलब बेहोश नहीं हुआ, एनिमल जाग रहा है बट वो काम है, शांत है। एनिमल जाग रहा है, नींद में नहीं है, पर वो शांत है। फ्री फ्रॉम नर्वसनेस, यहाँ पे कोई टाइप की नर्वसनेस नहीं है, तो उसको कहते हैं शेडेशन, मतलब पार्शियल या ए डिग्री ऑफ सीएनएस डिप्रेशन को हम कहेंगे शेडेशन। इससे एक रिलेटेड टर्म आती है ट्रैंक्विलाइजर में, जो मैं आगे आपको अभी बताऊंगा। अब आता है दोस्तों टर्मिनोलॉजी सर्जरी के अंदर ही एक बात आती है जो आपको यहाँ पे बताऊंगा मैं, कुछ टर्म्स है मैं आपको बताते जाऊंगा। एक आता है एक्टोमी, ये पूरी सर्जरी के अंदर आपके कहीं ना कहीं ये चीज आएगी, देखो मैं कहीं से सारी इकट्ठी करी है और मैं आपको यहाँ पे एक जगह पे बताने की कोशिश करूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है दोस्तों, अगर समझेंगे आप। एक आती है एक्टोमी। एक्टोमी मतलब एक्सीजन या रिमूवल, किसी चीज को निकालना, किसी ऑर्गन को, एक्टोमी। जैसे मैं आगे बताता हूँ। ओटोमी, एक एक चीज को मैं डिटेल बताऊंगा, मतलब किसी चीज को एक्सीजन या रिमूवल करना एक्टोमी होता है।
ये सफिक्स है, मतलब किसी भी टर्म के पीछे अगर लगते हैं तो उसको कहेंगे सफिक्स, ठीक है। ओटोमी, इंसिजन, मतलब किसी चीज का इंसिजन देना, कट लगाना, जैसे रूमिनोटोमी, अगर वहां पे इंसिजन देते हैं इसको कहते हैं ओटोमी, मतलब रूमिनोटोमी में इंसिजन देते हैं ना, वैसे इंसिजन देना कटिंग। सेक्ट मतलब टू कट, काटना। ओस्टोमी, टू मेक ए होल, मतलब एक किसी ऑर्गन के अंदर छेद करने की क्रिया को कहते हैं ओस्टोमी, और उस छेद को कहते हैं स्टोम, मतलब छेद को स्टोम कहते हैं, उस छेद को बनाने की क्रिया को ओस्टोमी कहते हैं, स्टोम और ओस्टोमी। ये भी मैं बताऊंगा कैसे होता है। अगला आता है दोस्तों प्लास्टी। प्लास्टी मतलब सर्जरी, अगर सर्जरी के लिए अगर हम किसी ऑर्गन को, किसी पार्ट को, किसी एनिमल को रिपेयर करने की कोशिश करें, किसी बोन को या वुंड को, तो उसको कहते हैं प्लास्टी। पेक्सी मतलब उसको अपनी जगह पे फिक्स करना, उसको कहते हैं फिक्सेशन, उसको कहते हैं पेक्सी। राफी मतलब होता है सुचरिंग, किसी भी पार्ट को सुचर करना राफी कहलाता है। ये किसी शब्द के पीछे लगते हैं सफिक्स है। डेसिस, सर्जिकल यूनियन, मतलब किसी पार्ट को जोड़ना, मतलब एक बोन को दूसरी बोन से अगर जोड़ते हैं, मतलब एक जॉइंट को जोड़ते हैं तो उसको कहते हैं डेसिस, में आगे बताऊंगा ये भी। सेंटेसिस में रिमूवल ऑफ द फ्लूइड, अगर आपकी या एनिमल की कहते हैं थोरेसिक कैविटी के अंदर पस इकट्ठा हो गया या फ्लूइड इकट्ठा हो गया, या और टाइप का एब्नॉर्मल फ्लूइड इकट्ठा हो गया, उस फ्लूइड को अगर हम बाहर निकालते हैं एस्पायरेशन करके, शक करके निडल से, तो उसको कहते हैं सेंटेसिस। मैं आगे बताता हूँ इन चीजों को, वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कोलोस्टोमी, एग्जाम्पल ओस्टोमी का, किसका है, ओस्टोमिक, जो अभी मैंने बताई है। ये क्या है, कोलोस्टोमी। यहाँ पे दो चीजें, कोलो, COL का मतलब हो गया कोलोन, ओस्टोमी का मतलब हो गया मेक ए होल, जो मैंने अभी बताया था कि ओस्टोमी मतलब होल बनाना। तो यहाँ पे एग्जाम्पल हमारा है कोलोस्टोमी। COL का यहाँ पे मतलब है कोलोन, जो लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है, तीन पार्ट होती है, कोलोन, सॉरी, जो लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है कोलोन, एक रेक्टम भी पार्ट होता है जो कोलोन से, रेक्टम से जस्ट पहले आता है, तो उसके अंदर जो अगर छेद करना हमें यहाँ पे होल करना, तो उसको कहते हैं कोलोस्टोमी, ठीक है। टू मेक ए होल इन कोलोन कॉल्ड एज कोलोस्टोमी। समझ में आ गया, एग्जांपल से देखिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर कोलोन है, ह्यूमन के डायग्राम मैंने इसलिए दिए कि आपको एक क्वालिटी इमेज मिल जाए, एक क्लियर इमेज मिले, तो हम आपको समझने में चीजें आसान होगी। कोलोन के अंदर ह्यूमन में होता है, एनिमल में होता है, उसके अंदर हम छेद करते हैं किसी रीजन की वजह से, अगर कोलोन का कैंसर हो गया, कोलोन को रिमूव कर दिया, इंटरसेप्शन हो गया किसी वजह से, अगर उसके अंदर छेद कर दिया हमने, इस टाइप से होल बनाया है, ठीक है ना, ये दिख रहा है आपको इमेज में, इस टाइप के, इसको कहते हैं एस्टोमा, इस छेद को कहेंगे स्टोमा, और इस प्रोसीजर को देखो ओस्टोमी कहेंगे, स्टोस्टोमी। और यहाँ पे सारा फ्लूइड यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है नीचे, जो स्टूल होता है जो कोलोन से निकलता है, लार्ज इंटेस्टाइन से स्टूल निकलता है, वो यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है। ये नेचुरली जो बॉडी के अंदर होता है उससे अलग ओपनिंग बना दी जाती है, उसको कहते हैं ओस्टोमी, और उस छेद को कहते हैं स्टोमा, ठीक है। तो ये हो गया कोलोस्टोमी। अगला हमारा टर्म यहाँ पे दोस्तों आती है गैस्ट्रोराफी। राफी का मैंने अभी मतलब बताया था। यहाँ पे पहले आता है मतलब गैस्ट्रो। गैस्ट्रो कहीं पे भी होगा तो उसका मतलब होगा पूरी सर्जरी के अंदर या पूरे वेटनरी के अंदर या पूरे साइंस के अंदर गैस्ट्रो का मतलब रिलेटेड ओनलोस स्टोमक। स्टोमक किसके अंदर, जनरली हम एनिमल की बात करें तो सिंपल स्टोमक जिनके अंदर होता है उसको स्टोमक टर्म दे देते हैं, उनको गैस्ट्रो कहते हैं। राफी मतलब होता है सुचरिंग, मतलब अगर गैस्ट्रो को अगर हम सुचर कर रहे हैं, मतलब स्टोमक को अगर हम सुचरिंग करते हैं तो उसको कहेंगे गैस्ट्रोराफी, मतलब सुचरिंग ऑफ द स्टोमक इज कॉल्ड एज गैस्ट्रोराफी। देखो ये यहाँ पे देखिए इमेज, यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं दोस्तों, कलर चेंज कर लेते हैं एक बार। ये देखिए, अगर यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे तो देखिए यहाँ पे सुचरिंग कर रखी है स्टोमक की, इसको कहेंगे गैस्ट्रोराफी, मतलब इंटरेस्ट स्टोमक को सुचर करना गैस्ट्रोराफी कहलाता है। गैस्ट्रो मतलब स्टोमक और राफी मतलब सुचरिंग करना। इसी चीज को आगे, ऐसी ऐसी चीज को आगे समझाऊं मैं, तो आती है एक टर्म इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। तीन टर्म है दोस्तों अलग अलग, एक आई इलेक्ट्रो, एक होती कार्डियो, एक ग्राम। इलेक्ट्रो मतलब पेनिट्रेटिंग इलेक्ट्रिक चार्ज, मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज, पर्टेनिंग इलेक्ट्रिक चार्ज, मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज देना, किसको, कार्डियो। कार्डियो मतलब दोस्तों हार्ट। कार्डियो का मतलब यहाँ पे हार्ट से लिया गया, अगर हार्ट के अंदर इलेक्ट्रिक स्टिमुलेशन देंगे तो उसको कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियो। और ग्राम का मतलब होता है रिकॉर्डिंग।
जो इलेक्ट्रिक स्टिमुलेशन दिया उसको अगर हम रिकॉर्ड करते हैं तो उसको कहेंगे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। मतलब हार्ट के ऊपर इलेक्ट्रिक स्टिमुलेशन देना और उसको रिकॉर्ड करना कहलाता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ये देखिए दोस्तों इमेज में, अगर हम इस प्रोसीजर से ऐसे करें, हार्ट की अगर मॉनिटरिंग करने के लिए अगर हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक मैग्नेट का यूज करें और उसकी रिकॉर्डिंग करें तो कहलाता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ठीक है, अगली प्रोसीजर आती है यहाँ पे थोरेकोसेंटेसिस। थोरेकोसेंटेसिस का मतलब समझेंगे दोस्तों, थोरेक्स थोरा का मतलब होता है दोस्तों थोरेक्स, थोरेक्स कैविटी जो है, चेस्ट वॉल जो होती है। सेंटेसिस मतलब होता है रिमूवल ऑफ फ्लूइड। अभी जैसे मैंने फ्लूइड रिमूवल की बात करी थी वही चीज यहाँ पे है। मतलब थोरेसिक कैविटी से रिमूवल फ्लूइड का रिमूवल करना थोरेकोसेंटेसिस कहलाता है। रिमूवल एस्पायरेशन, एस्पायरेशन करके अगर फ्लूइड चेस्ट कैविटी में से थोरेसिक कैविटी में से अगर फ्लूइड निकालते हैं तो उसको कहते हैं सेंटेसिस। सेंटेसिस के यहाँ पे मतलब आएगा दोस्तों, हर जगह सेंटेसिस का मतलब यही रहेगा, रिमूवल ऑफ फ्लूइड बाय एस्पायरेशन। इसमें एग्जाम्पल से वीडियो से दिखाता हूँ। ये देखें, निडल से ये एस्पायरेशन करती है, एस्पायरेशन मतलब बाहर की ओर खींच रही है। किसको? यहाँ पे अगर फ्लूइड भरा हुआ होगा यहाँ पे सबक्यूटेनियस भी हो सकता है, अगर एस्पायरेशन से निकालते हैं उसको कहते हैं सेंटेसिस। ठीक है, सेंटेसिस को बताने के लिए बताइए, यहाँ पे आता है दो टर्म और तो दोस्तों, ऑर्थोडेसिस। ऑर्थो मतलब जॉइंट, डेसिस का मतलब क्या होता है? सर्जिकली यूनियन। मतलब जॉइंट का अगर हम सर्जिकली यूनियन करते हैं दोस्तों, ऐसे सर्जिकली यूनियन करते हैं किसी जॉइंट का तो वो कहलाता है ऑर्थो यानी जॉइंट। डेसिस मतलब सर्जिकली यूनियन। यहाँ पे सर्जिकली फिक्स करते हैं एक जॉइंट को तो उसको कहते हैं ऑर्थोडेसिस, चीज को यूनाइन करना। अब आता है नेफ्रोपेक्सी। नेफ्रो दोस्तों मतलब समझते हैं, नेफ्रो मतलब किडनी, पेक्सी मतलब फिक्सेशन। नेफ्रो यहाँ पे है मतलब किडनी, पेक्सी का मतलब फिक्सेशन। तो क्या हो गया? सर्जिकल फिक्सेशन ऑफ द किडनी कॉल्ड इज द नेफ्रोपेक्सी। एग्जांपल ये देखिए, ये यहाँ पे देखिए किडनी को उसकी जगह पे फिक्स किया जा रहा है, सर्जिकली फिक्सेशन किया जा रहा है तो उसको कहेंगे पेरिटोनियम के साथ, तो इसको कहेंगे हम दोस्तों नेफ्रोपेक्सी। तो पेक्सी का मतलब, सफिक्सेशन का मतलब होता है सर्जिकली फिक्सेशन। अगला आता दोस्तों एग्जाम जो मैंने बताया था, कुछ टर्मिनोलॉजी और है इंपॉर्टेंट ऊपर, ट्रैंक्विलाइजर, ड्रग विच कोज सेडेशन। अभी सेडेशन की बात की थी जिसमें मैंने बताया था यहाँ पे एनिमल को काम किया जाता है। मतलब विदाउट ड्रोवीनेस अगर हम किसी ड्रोपसीनेस एनिमल को सेडेशन करते हैं, मतलब और ज्यादा अगर हम एनिमल को काम करने की कोशिश करते हैं उसको कहते हैं ट्रैंक्विलाइजर्स। कुछ ड्रग्स आती है जो एनिमल को ज्यादा सेडेशन करने के लिए काम में ली जाती है। सुचर, ए फाइन कोड लाइक स्ट्रक्चर। सुचर मटेरियल जो होते हैं फाइन कोड लाइक होते हैं, जो वुंड को, सर्जिकल वुंड हो सकता है, ओपन वुंड हो सकता है, और किसी टाइप के वुंड को अगर इसको बंद करना होगा तो हमें एक धागे की जरूरत पड़ेगी, सर्जिकल कोड लाइक स्ट्रक्चर होगा, उसको कहते हैं सुचर। आप सब जानते हैं। लाइगेशन, लाइगेशन मतलब टाइंग। किसको टाइंग करेंगे, किसको जोड़ेंगे? टाइंग ऑफ लाइगेचर, ए फाइन कोड ऑफ ब्लड वेसल। अगर ब्लड वेसल में से ब्लड आ रहा है, उसको बंद करना है, उसको टाइंग करना, उसको कहते हैं लाइगेशन। हर्नियोरापी, हर्नियल रिंग को अगर हम सुचर करते हैं, रापी का मतलब समझ में आ गया ना, सुचरिंग। हर्नियल रिंग को अगर हम सुचर कर रहे हैं तो उसको कहेंगे हर्नियोरापी। सिस्टोरापी मतलब सिस्टो का मतलब होता है दोस्तों यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर से, अगर यूरिनरी ब्लैडर रप्चर्ड है उसको सुचरिंग करनी है तो उसको कहेंगे सिस्टोरापी। समझ में आ रही है अब चीजें आपको आई थिंक, क्योंकि मैंने अभी रापी का मतलब बताया था सुचरिंग, और सिस्टो का मतलब होता है दोस्तों हर जगह आपको यूरिनरी ब्लैडर से। अगली आती है इसी में टर्म आती है पैरासिंथेसिस, जो अभी मैंने बताई थी, एस्पायरेशन ऑफ द फ्लूइड। फ्लूइड का एस्पायरेशन करना, द परफॉर्मेंस ऑफ द बॉडी कैविटी और बॉडी सिस्ट स्पेशली विद ए होलो निडल विद द रिमूवल ऑफ द फ्लूइड और गैस। फ्लूइड का, गैस का रिमूवल करना किसी सिरिंज का या किसी चीज का यूज करके पैरासिंथेसिस कहलाता है। तो दोस्तों ये थी आज हमारी क्लास सर्जरी की, जिसके अंदर हमने देखा टर्मिनोलॉजी। उम्मीद है आपको क्लास समझ में आई होगी। मैंने एक एक जो डेफिनेशन थी कंपैरेटिवली समझाने की कोशिश की, और साथ साथ में मैंने कुछ डायग्राम्स दिखाए ताकि आपको इन चीजों को समझने में इजी हुई। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये चीजें समझ में आई होगी। अगर आप लोगों को ये चीजें समझ में आ रही तो हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, वहां पे हम आपको पूरे आपके सिलेबस के वीडियो लेक्चर देंगे, साथ में उसके वन लाइनर नोट्स देंगे।
हर एक लेक्चर के बाद हम क्विज देते हैं 10-15 क्वेश्चन की। जैसे इस लेक्चर के बाद भी क्विज मिलेगी जो प्रीमियम सब्सक्राइब यूजर्स हैं उनको। तो एग्जाम के अकॉर्डिंग जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं हम उसके अंदर कवर कर देते हैं। सारे सिलेबस के बाद हम आपको यहाँ पे कुछ मॉक टेस्ट की फैसिलिटी देंगे, जिससे हम आपको आपको पता चलेगा कि हमारी गलतियाँ कहाँ पर हो रही है। वहाँ से आप गलतियों से हम वीडियो सॉल्यूशन से देके आपकी गलतियाँ आप अपने सुधार सकते हैं। अगर आप चाहते हैं ऐसे वीडियोज़ और, तो हमारे ऐप पे आइए, ऐप को डाउनलोड कीजिए द विंक्स क्लासेस के, वहाँ से जुड़िए और वीडियोज़ को और भी वीडियोज़ भी देखते रहिए। तो मिलते हैं अगली क्लास में दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।